नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोनू अकेडमी में। जैसा कि मैंने सुबह कहा था कि अब से मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास भी शुरू कर रहा हूं। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था से। लेकिन शुरू करने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो हम एक्स्ट्रा के टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे मैं सिलेबस बता रहा हूँ, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं सिलेबस, उसके बाद आज थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, क्योंकि सिलेबस ही पॉलिटी का इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 5 से 6 मिनट सिलेबस को ही बताने में लग जाएंगे। और हाँ, पढ़ने से पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस की बुक और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे पास पिछले साल की मतलब नोटबुक भी रखी हुई है और सिलेबस की भी नोटबुक रखी हुई है, और पिछले साल के क्वेश्चन मेरे पास 10 साल के हैं, जिससे एनालाइज करके ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देख लेते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले है संवैधानिक ढांचे में। तो हम पढ़ेंगे इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि संविधान बनने में किस किसका योगदान रहा है। जैसे कि आपको पता है, ब्रिटिशर्स ने भारत पर लगभग 200 साल तक राज किया था। तो उन्होंने भारत पर शासन करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम लाए थे, जिनमें से कुछ भारत के संविधान में भी है। जैसे कि आप सभी को पता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 84 का पिट्स एक्ट, 1833, 1853, फिर ताज का शासन आ गया था 1858 का। ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो अब देख लेते हैं कि भारत का संविधान में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो ये हो गया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और फिर है संविधान का निर्माण। तो किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं में जैसे कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग, ईटीसी वगैरह, ये सब चीज़ हम बाद में देख लेंगे। संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, फिर है नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन यानी कि संविधान में संशोधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि बहुमत से या 2/3 बहुमत से या फिर राज्यों के बहुमत से। इस प्रकार से हम देखेंगे जब बाद में पढ़ेंगे। फिर है संविधान की मूल संरचना। ये सब चीज़ें हो गई हमारी संवैधानिक ढांचा में कि किस प्रकार हमारे जो भारत की राज्य व्यवस्था में संविधान है उसका ढांचा है। तो अब देख लेते हैं कि सरकार की प्रणाली। सरकार की प्रणाली में ये देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति प्रणाली है या फिर संसदीय प्रणाली। तो सरकार की प्रणाली में हम देखेंगे संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, अंतर्राज्य संबंध और फिर आपातकालीन प्रावधान। उसके बाद आता है केंद्र सरकार में। इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समितियां, संसद, संसदीय समितियां, संसदीय मंच, संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आप इससे अच्छा स्पेल आउट कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हम डाउनलोड भी कर लेंगे। अरे भाई, नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था स्टार्टिंग में। हम सोचते रहते हैं कि नोटबुक लेके आ जाएंगे, बाजार से खरीद कर लेके आ जाएंगे या फिर डाउनलोड करके लेके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, हम लोग आलसी कर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं स्पेल आउट कर रहा हूँ एक एक टॉपिक को, क्योंकि हम खरीदने जाते नहीं हैं। और उसके बाद मैं जैसे जैसे पढ़ाने लगूंगा आपको पिछले साल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा यहीं पर, एमसीक्यूज हों या फिर मेंस के क्वेश्चंस हों। उसके बाद ये तो हो गया हमारा केंद्र सरकार। इसी प्रकार राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार राज्य में हाई कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय यानी कि लोअर कोर्ट, फिर है कुछ राज्य के लिए विशेष प्रावधान। और फिर आते हैं स्थानीय सरकार यानी कि हमारे लोकल बॉडी के जो इलेक्शन होते हैं, जैसे कि गांव में पंचायत और फिर शहरों में नगर निगम, नगर पालिका, इस टाइप से। ये जब हम पढ़ेंगे सब चीज़ देख लेंगे। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अब देखते हैं संवैधानिक निकाय में हम पढ़ेंगे इसमें निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी,
राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, उसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए, और उसी प्रकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। उसके बाद है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अधिकारी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, भारत के महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैं भारत के महान्यायवादी के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद आते हैं गैर संवैधानिक निकाय, इसमें आते हैं नीति आयोग, जैसे कि आप सभी को पता है योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग आया था। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, उसी प्रकार राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई, लोकपाल एवं लोकायुक्त। और अब हैं अन्य संवैधानिक आयाम, सहकारी समितियां, राजभाषा, लोक सेवाएं, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स। फिर है उसके बाद हम पढ़ेंगे दल परिवर्तन कानून और दबाव समूह। हमारा जो मेन टारगेट है वो संसद तक होना चाहिए। जो 22वां चैप्टर है ना संसद वाला, वहाँ तक 22वां जो संसद है वो एक प्रकार से आपका मेन टारगेट है। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया तो उसके बाद तो जो जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। तो इस प्रकार से मैंने सिलेबस बता दिया है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं संविधान की विशेषताएं के बारे में। उसके बाद से हम फिर अपना कल से हम अपना चैप्टर शुरू कर देंगे, क्योंकि आज तो थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा ना भाई आपको। तो संविधान की विशेषताएं में जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है पूरे विश्व में, और मूल रूप से इसमें एक प्रस्तावना, 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद थे, और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन अब करंट में इसमें एक प्रस्तावना है ही, अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं, और भाग भी 22 से बढ़कर 25 हो गए हैं, और अनुच्छेद 465 के आसपास, मतलब कि 465 से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब अनुसूचियां देख लेते हैं कि अनुसूचियां 12 कौन कौन सी हैं, और वो मैं आपको इजीली याद करा दूंगा, वो आपके रट भी जाएंगी। तो पहली है राज्यों के नाम एवं उसके न्यायिक क्षेत्र, और उसी में है प्रथम वही संघ राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाएं। दूसरी परिलब्धियों पर भत्ते और उनसे संबंधित प्रावधान। तीसरी है विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ। चौथी अनुसूची में आ जाएगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं में है सूची, जैसे कि 3 चीजों में बटी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आठवीं में है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। 9वीं में भूसुधार। 10वीं में दल बदल कानून जो बनाया गया था, और 11वीं है पंचायत की शक्तियां, और 12वीं नगर पालिकाओं की शक्तियां। और ये जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो इन्हें याद कैसे करना है? तो प्रथम अनुसूची सबसे पहले भारत में है वो किससे बना हुआ है? राज्य से। तो इसमें क्या हो जाएगा? राज्य, प्रथम राज्य। दूसरी को ऐसे याद करना है तो हम सीरियल वाइज याद करेंगे। पहले में राज्य हो गया, दूसरी में पहले, उसके बाद हम लेंगे भत्ते यानी कि पैसे, यानी कि भत्ते पैसे लेने के बाद तीसरी में हम शपथ लेंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। पहले हम भत्ते लेंगे, उसके बाद शपथ लेंगे, शपथ तीसरी में आ गया, तो क्रम वाइज हो गया राज्य, उसके बाद हम पैसे लेंगे, फिर हम शपथ लेंगे। चौथी में क्या हो गया? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। सीटों के आवंटन के अनुसार ही संसद में बैठते हैं ना। तो पांचवी में क्या हो गया कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन, और छठे में ही स्पेशली उसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को जोड़ा गया है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं ATMM, ये छठी में हो गया ना ATMM। तो 6 से 4 राज्य, यानी कि जैसे क्रिकेट देखते हैं छक्का चौका, तो छठी अनुसूची में 4 राज्य। 4 राज्य कैसे याद करने हैं? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और 7वीं अनुसूची में 3 है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 7 सूची ऐसे याद रख लेते हैं आप। 8वीं ज़्यादातर आप लोगों को याद होती है कि इसमें भाषाएं आती हैं। 9वीं सूची में भूसुधार हैं। तो 9वीं सूची गांव में कहते हैं जिसके पास जमीन हो, भाई नंबरदार हो गया तो 9वीं से भूसुधार, जो भूमि से जुड़े कानून होंगे वो 9वीं में होंगे।
और 10वीं अनुसूची लाने की जरूरत क्यों पड़ी कि जो लोग थे वो दल बदल कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, तो उन्हें रोकने के लिए 10वीं अनुसूची की जरूरत पड़ी। तो 11वीं में आप छात्र सभी को याद होता है पंचायत की शक्तियाँ वगैरह, और 12वीं में न्याय नगर पालिकाएँ। तो इस प्रकार से आपकी अनुसूचियाँ याद हो गई। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी प्रकार से और भी अच्छे तरीके से हम आगे पढ़ने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।